क्वांटम हीलिंग से आपने ये बोला कि उससे हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स मतलब लाइफ के किसी भी एरिया को हील कर सकते हैं। हम उस सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर जब काम करते हैं तो एक्चुअल में हम न सिर्फ बीमारी को ठीक करते हैं, जिंदगी में रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, हर एक चीज के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं और हम अपने आप को एक नए सोल में भी इवॉल्व कर पाते हैं। तो अगर किसी ने कोई भी कर्म कर रखे लेकिन अगर वो ये वाली क्वांटम हीलिंग को यूज करके हीलिंग कर लेता है तो उनको वो वाले फल नहीं भुगतने पड़ेंगे। कई बार हमें लगता है ना कि ये बड़ा छोटा सा नुकसान हो गया, तो एक्चुअल में वो छोटा सा नुकसान शायद छोटा सा नुकसान ना होता, कोई बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन हमने जिंदगी में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ी चीज हमको बहुत छोटे में टल गई। तो जिन लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं इस समय पे, ओवर थिंकिंग रहती है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन में है, क्या उनके लिए एक ऐसी टेक्निक है जिससे उनके लिए आसान हो जाए उस लेवल तक पहुंचना? मैं अपने प्राणों को बैलेंस कर लूं, वो वाइटल एनर्जी जो फ्लो हो रही है उसको बैलेंस कर लूं, तो मेरे कोई भी किसी तरह के जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के विचार हैं वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो शांत होने लग जाएंगे। इस लेवल पर भी जा सकते हैं कि वही सेम लोग जिनसे आपको वो वुंड्स मिले हैं उससे हम डिटैच हो जाए और हमें उसका फर्क पड़ना बंद हो जाए, वो सामने आए तो भी? वो चीज, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो हमें तब तक उससे जुड़ी बात प्रभावित करती रहेगी जब तक हमने उससे लर्निंग नहीं ली, और जब तक हमने उससे लर्निंग नहीं ली तब तक वो हमारे लिए एक पेनफुल इवेंट है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर शिका पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। जी बिल्कुल, जो लास्ट हमारा एपिसोड रहा है उस पे लोगों ने बहुत भर-भर के प्यार दिया है और उसमें आपने ना बात करी थी बीच-बीच में क्वांटम हीलिंग के बारे में। तो जो ऑडियंस है उनके आगे अंदर से मतलब वो उत्सुकता होएगी उनको भी जानने की कि क्वांटम हीलिंग पे हमें डिटेल में एक पूरा एपिसोड चाहिए। तो इसीलिए फिर से हमने आपका समय जो है कीमती समय आपसे माँगा है कि क्वांटम हीलिंग के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करें और जो कि आप हमेशा कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो हीलिंग कैपेसिटी है वो कैसे क्वांटम हीलिंग क्या होती है और कैसे बाकी हीलिंग से अलग होती है, कैसे हम आम अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप डिटेल में वो ऑडियंस को आज सिखाएँ, बताएँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसी सवाल से क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि रियलिटी में ये क्वांटम हीलिंग एग्ज़ैक्टली है क्या? हम शरीर को सिर्फ एक मशीन नहीं मानते हैं जैसा हमें लगता है। क्वांटम बेसिकली एक बहुत सूक्ष्मतम स्तर की जो साइंस के ऊपर, चीज़ों के ऊपर काम करता है। एक्चुअल में क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट। जब धीरे-धीरे साइंसेज़ ने इवॉल्व करना शुरू किया, डिस्कवरीज़ आगे बढ़ी, तो न्यूटोनियन साइंस के बाद जब आइंस्टीन आए और उसके बाद क्वांटम का कॉन्सेप्ट आया, तो ये पता चला कि सूक्ष्मतम स्तर पर हम सब एनर्जी से बने हैं। इसलिए क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा और फिजिक्स का भी सबसे बड़ा लॉ जो है वो यही बताता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर हम देखते हैं जिस तरह से, अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, जिस तरह से एक अनियन होता है यानी कि प्याज, और प्याज की आप देखो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसी तरह से हम ह्यूमंस की भी बहुत सारी लेयर्स हैं। हमें जो ये फिजिकल बॉडी दिख रही है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसलिए मैंने बोला पहले कि हम शरीर को सिर्फ एक मशीन नहीं मानते हैं। उसकी बहुत सारी लेयर्स के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हम उस सूक्ष्मतम लेयर के ऊपर भी जाकर काम कर पाते हैं, जहां से बीमारी का जन्म हुआ, जहां से सब कुछ, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग फ्रॉम दैट कॉन्शियसनेस। तो हम उस सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर जब काम करते हैं तो एक्चुअल में हम न सिर्फ बीमारी को ठीक करते हैं, जिंदगी में रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, हर एक चीज के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं और हम अपने आप को एक नए ह्यूमन बीइंग में, एक नए सोल में भी इवॉल्व कर पाते हैं। ओके, मतलब क्वांटम हीलिंग से आपने ये बोला कि उससे हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स मतलब लाइफ के किसी भी एरिया को हील कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक ये चीज समझते हैं ना कि जो क्वांटम हीलिंग है, हुँ, जब मैंने बोला कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, राइट। हम पंच कोशों से बना हुआ एक पिंड है। और उन पंचकोशों में जैसे प्याज की अलग-अलग लेयर्स हैं, वैसे यहाँ पर 5 लेयर आती हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश व्हिच इज़ द फिजिकल बॉडी जो हमको दिखती है। दूसरा है हमारे पास प्राणमय कोश व्हिच इज़ द इलेक्ट्रिक बॉडी जिसमें सारा प्राण, द वाइटल एनर्जी, द वाइटल फोर्स जो उसमें प्रवाहित हो रही है। तीसरा है मनोमय कोश जिसमें हमारा पूरा मन, बुद्धि, जिसमें हमारा मन और अहंकार जो हमारे माइंड के थ्रू काम कर रहे हैं। चौथा हमारा विज्ञानमय कोश जहाँ पर हमारी बुद्धि आती है। पाँचवाँ हमारा आनंदमय कोश व्हिच इज़ द ब्लिस बॉडी। तो अगर हम अपने इंटरनल रूट स्ट्रक्चर पर जाकर काम करते हैं तो सिर्फ अन्नमय कोश नहीं बल्कि हमारे लाइफ के हर एरिया प्रभावित होंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो आज ये द लॉ ऑफ कर्मा या बाकी सब साइंसेस, बाकी सब जितने भी थ्योरीज हैं वो ये बताती हैं कि हमको जिंदगी में जो भी कुछ मिल रहा है वो हमारे ही कुछ किए हुए का परिणाम है। और वो किया हुआ जब जन्मों जन्मों बाद भी आपको ढूंढ लेता है तो क्या वो शरीर को ढूंढ रहा था? शरीर तो मिट गया, वो शरीर को नहीं ढूंढ रहा था, वो उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन, उस एनर्जी के साथ एसोसिएटेड था जिस एनर्जी ने वो कृत्य किए।
तो एक्चुअल में हमें रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, नेम, फेम जो भी कुछ मिल रहा है, ये भी तो एक्चुअल में उस एनर्जी के साथ ही एसोसिएटेड हुआ। कि हमें जो भी कर्म का फल मिल रहा है, अगर हम उसको फिजिकल बॉडी पे देखें तो डिजीज या हेल्थ के रूप में, अगर हम उसको अपने काम के क्षेत्र में देखें तो सक्सेस या फेलियर के रूप में, अगर हम उसको रिलेशनशिप्स में देखें तो अच्छे या बुरे रिलेशनशिप्स के रूप में। तो अगर हम क्वांटम यानी सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर काम करते हैं तो न सिर्फ बॉडी हील करती है, बल्कि लाइफ के सब डायमेंशन, रिलेशनशिप्स हील होने लगते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हील होने लगते हैं, लाइफ की पेनफुल मेमोरीज, वुंड्स हील होने लगते हैं जो इंटरनली कहीं ना कहीं रखे हुए थे। सक्सेस जो एक्चुअल में हमारी जिंदगी में जो ट्रू हैप्पीनेस और ब्लिस चाहिए, उसके जो रूट कॉज थे वो हील होने लगते हैं। ओके, तो मतलब मैं जो समझ पा रही हूँ उसमें ये आपने कहा कि जो हमारे कर्म होते हैं, हमें लाइफ में जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ हम चाह रहे हैं कि हीलिंग हो, जो भी चीज़ें हमें लग रहा है बिगड़ी हुई हैं, तो हमारे जो कर्म हैं उन्होंने हमको उस एनर्जी लेवल पे लेकर आए थे, वो उस एनर्जी लेवल से ही वो बाकी सारी जो इश्यूज़ हैं वो सारे लेकर आ रहे हैं। अगर हम उस एनर्जी को जिस पे हम फिलहाल हैं उसको चेंज करते हैं, तो वहाँ हीलिंग होनी शुरू हो जाती है जहाँ पर कि इश्यूज़ आ रहे हैं। एम आई एक्चुअली राइट? एक्चुअली इसीलिए तो हमने सिर्फ प्रारब्ध की बात नहीं की, हमने ग्रंथों में प्रारब्ध, आरब्ध और अनारब्ध की भी बात की है कि वो कर्म जो आप आज कर सकते हो वो आपके प्रारब्ध को भी काट सकता है, वो आपके वो जो संचित कर्म थे उन संचित कर्मों के हिसाब किताब को भी बदल सकता है। तो अगर हम उस डायरेक्ट एनर्जी के सोर्स के ऊपर काम करते हैं तो हम जिंदगी में किसी भी चीज को बदल सकते हैं। हुँ, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि हमने अभी तक ये सुना था कि जैसे भी कर्म कर रखे हैं आपको उनको भोगना ही पड़ेगा, मतलब जो कष्ट आ रहे हैं वो आने ही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे कर्मों के जो फल हमें मिलने हैं, जो कि कहा जाता है हर जगह से हमने सुना है कि कर्म जो किए हैं उसके आपको फल मिलेंगे ही। तो अगर किसी ने कोई भी कर्म कर रखे हैं लेकिन अगर वो ये वाली क्वांटम हीलिंग को यूज़ करके हीलिंग कर लेता है उस लेवल पे जाके, तो उनको वो वाले फल नहीं भुगतने पड़ेंगे? एक्चुअल में आप देखो कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमको जिंदगी में कई बार हमें लगता है ना कि ये बड़ा छोटा सा नुकसान हो गया, हुँ, तो एक्चुअल में वो छोटा सा नुकसान शायद छोटा सा नुकसान ना होता, कोई बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन हमने जिंदगी में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ी चीज हमको बहुत छोटे में टल गई। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि आपके जो भी कर्म आपकी तरफ, कर्मों के फल जो हमारी तरफ चले हुए हैं, वो कर्मों के फल काफी ज्यादा कट जाते हैं। मतलब इतना छोटा होकर के, जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने शायद ये बोला था कि एक मेरा फ्रेंड था, वो कुछ मंत्रोच्चारण, कुछ जाप कर रहा था, कुछ गायत्री मंत्र या कुछ पढ़ रहा था। तो मैंने उसको बोला कि ये करने से क्या अब भगवान तुम्हें फल नहीं देंगे, क्या दुख नहीं देंगे, क्या दिक्कतें नहीं देंगी? तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा देंगे लेकिन उनको सहने की क्षमता आ जाएगी, वो हुँ, सही डायरेक्शन में जाने लगेंगे। क्योंकि एक्चुअल में जो हमने गलत किया है वो तो हमें किसी ना किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ पेन नहीं रह जाएगा बल्कि वो एक लर्निंग बन जाएगा। वो बहुत बड़ी चोट नहीं रह जाएगा बल्कि वो एक छोटे से में ही हमारे उस चीज का निवारण हो जाएगा कि वो टल जाएगा। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि अगर ब्रह्मास्त्र को साध लिया तो छोड़ना तो पड़ेगा, जिसका संहार हो, जिसका संसाधन हो चुका है वो छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन वो किसी बड़ी चीज की जगह किसी छोटी चीज के ऊपर आकर के टिक जाएगा, जिससे वो उतना बड़ा लॉस आपको नहीं देगा और आपको एक लर्निंग देगा साथ में कि यहां से आपको इवॉल्व होना था। राइट, मतलब वो कहीं न कहीं वो भी आपके इवोल्यूशन में ही काम करने लग जाएगा, जो वो आपको तोड़ नहीं देगा कि ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा कर्म किया था कि उसका रिज़ल्ट आपको मिला और आप बिल्कुल ख़त्म। तो ये सूक्ष्म लेवल पे आपने जो कहा कि हम पहुँच सकते हैं वो हीलिंग करने के लिए, जिससे कि इतने हमें ड्रास्टिकली रिज़ल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, उस लेवल पे हम पहुँचेंगे कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अगर हम ये बात करें कि मैं यहाँ पर जितने भी मौजूद लोग हैं उन सबको एक फिजिकल बॉडी की तरह देख पा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण दिया साइंस ने वो दिया हमको ऑब्जर्वर इफेक्ट के रूप में, कि जब तक जो पार्टिकल है यानी जो मैटर है, वो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता जब तक कि ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व नहीं करता। इसको बोला गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि हर चीज एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, लेकिन ये सिर्फ बोलने के स्तर पर है। हम उसको कैसे महसूस करें एनर्जी को, तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्वांटम लेवल पर जाकर के किए, तो पता चला कि एवरीथिंग इज एनर्जी। लेकिन जब हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्वर यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस, जब ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है तो वो एनर्जी कोलैप्स करके मैटर का रूप ले लेती है, ऐसा लोगों को लगता है। एक्चुअल में वो रूप नहीं लेती, वो है एनर्जी ही। लेकिन हमारे पास ये क्षमता नहीं है कि हम उसको एनर्जी रूप में देख पाए। ये जो पंच इंद्रियां हमें मिली हैं, ये पंच इंद्रियां माया के थ्रू एक जाल रचती हैं कि मुझे आपकी एनर्जी नहीं बल्कि आपका जो मैटर का स्वभाव है, जो पार्टिकल है, जो एटम्स हैं, मुझे वो उसका बिल्डअप एक दिखाई दे। लेकिन असल में तो आज ये कोई ऑकल्ट या सूडो साइंस नहीं है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ उस एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है, जिसको क्वांटा की हमने बात की, उन एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है।
तो अगर वो एनर्जी के पैकेट से सब कुछ बना हुआ है, तो क्वांटम साइंस कहती है कि वो एनर्जी जो सब कुछ प्रवाहित हो रही है, वो एनर्जी को प्रभावित करने का जो इंपैक्ट डालने की जो एक पॉसिबिलिटी एक चीज के पास है, वो है कॉन्शियसनेस। और क्वांटम साइंस ने इसके ऊपर बहुत काम किया कि ओनली कॉन्शियसनेस कैन ऑल्टर द एनर्जी। यानी एनर्जी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती, ऑब्जर्वर उसको एग्जिस्ट करवाता है और फिर कॉन्शियसनेस उसके ऊपर प्रभाव डालती है। पहले के टाइम में ऐसा लगता था कि कॉन्शियसनेस माइंड का एक प्रोडक्ट है, माइंड ने कॉन्शियसनेस बनाई है। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला इन क्वांटम रिसर्चेस से कि एक्चुअल में कॉन्शियसनेस इज द रूट, कॉन्शियसनेस ने माइंड बनाया है। हम कॉन्शियसनेस के थ्रू ही इस माइंड को महसूस कर पा रहे हैं। कॉन्शियसनेस अपने आप को इस माइंड के थ्रू हमें महसूस करवा रही है। दिस इज द टूल। ये एक टूल है जिसके थ्रू, इसने कॉन्शियसनेस ने माइंड को नहीं बनाया, मतलब माइंड ने कॉन्शियसनेस को नहीं बनाया है। तो अगर हम देखें तो कॉन्शियसनेस से ही हर चीज को, अगर कॉन्शियसनेस मैटर के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वो उसी एनर्जी को जो है मैटर रूप में देखने लगती है। अगर कॉन्शियसनेस इस मैटर के साथ, बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वही किसी थॉट को ऑब्जेक्ट के रूप में देखने लगती है। तो यानी एक्चुअल में तो सब कुछ वाइब्रेट ही कर रहा था और उस वाइब्रेशन के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है कौन? कॉन्शियसनेस। इसलिए जब उस कॉन्शियसनेस से हम किसी चीज को अटेंशन देके ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम चेंजेस ला पाते हैं। और क्वांटम हीलिंग में ही हम उस कॉन्शियसनेस को चेंज, उस कॉन्शियसनेस को एक वेपन बना के, उस कॉन्शियसनेस को एक माध्यम बना के हम यात्रा करते हैं अपने सूक्ष्मतम स्तर की, जहां पर हमारी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि ध्यान में एक ऐसी अवस्था आती है, ध्यान करते करते जो भी लोग ध्यान करते हैं वो ये चीज जानते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है जहां हमें पता ही नहीं लगता कि हम बॉडी भी हैं, जहां हमें पता ही नहीं लगता कि हम किसी स्पेस टाइम में भी हैं, टाइम कितना हुआ, कहां बैठा था, कहां नहीं, क्या, कौन था, कैसे था, कुछ आभास नहीं होता। वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम शरीर से पार निकल जाते हैं, इन पंच इंद्रियों से पार निकल जाते हैं। यानी उस समय हम कहां हैं? उस समय हम उस एनर्जी के सबसे ज्यादा करीब, कनेक्टिविटी में सबसे ज्यादा करीब हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई यात्रा कर ली। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हम कई बार बोलते हैं आई एम अवेयर, तो इसका ये मतलब नहीं है मैं अब अवेयर हो गया। अवेयरनेस हमेशा से थी, मैंने एक रेडियो की तरह उसको ट्यून कर लिया। ठीक उसी तरह उसी अवेयरनेस के रथ पर सवार होकर हम ट्यून कर लेते हैं अपने आप को बॉडी से एनर्जी की तरफ। और अगर हम उस एनर्जी की तरफ ट्यून करते हैं तो फिर हम रूट में जाते हैं जहां से हम किसी भी चीज को प्रभावित कर सकते हैं, अगर हम सही डायरेक्शन, सही मार्ग, सही गुरु या सही कमांड्स के साथ उस चीज को प्रैक्टिस करें तो। बिल्कुल, तो आपने ये समझाया कि अगर हमें सूक्ष्म लेवल पर जाकर उसको हील करना है, तो सबसे पहले हमें उस लेवल पर पहुँचना है, जो कि हम कॉन्शियसनेस के थ्रू पहुँचेंगे। तो क्या कोई ऐसी टेक्नीक है जो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पहुँचने के लिए? हाँ, इसका सबसे बड़ा मार्ग तो मेडिटेशन ही है, ध्यान ही है। क्योंकि मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बात की, अगर इसको हम रिलेट करें कि हम 5 लेयर्स हमारे पास हैं। हुँ। ये जो आत्मा हमारी आई, या जो हमारी चेतना, या हमने कॉन्शियसनेस जिसको बोला है, इसने 5 लेयर्स को धारण किया। इन 5 लेयर्स को धारण करते करते जो आखिरी लेयर आई वो ये हमारा अन्नमय कोश है। जैसे मान लो मैं कोई प्याज को, अनियन को देखता हूं और मैं कहता हूं ये अनियन है, तो जिस आउटर लेयर की तरफ मैं फिंगर कर रहा हूं उसको उतार दो तो भी अनियन है, राइट, उस सेकंड लेयर को अगर उतार दो तो भी अनियन है। राइट। तो अगर मैं ध्यान करता हूं तो मैं इस सूक्ष्मतम स्तर पर जा पाता हूं जहां पर मुझे पता चलता है कि मैं ये नहीं देख रहा हूं आपको या इस माइक को या किसी भी चीज को, मैं नहीं देख रहा हूं, बल्कि मेरी चेतना इस शरीर के थ्रू उसको देख पा रही है। बॉडी इज द टूल। तो अगर वो शरीर बीच में से हट जाए, जो कि ध्यान में ही संभव है, तो हम उस सूक्ष्मतम स्तर पर धीरे धीरे करके एंटर करते हैं, जिसके ऑब्वियसली कुछ प्रोसेस होता है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा उस प्रोसेस को कि वो प्रोसेस क्या है। तो हम उस सूक्ष्मतम स्तर पर जाते हैं जहां शरीर नहीं है, जहां समय नहीं है, जहां कालखंड नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, जो न किसी समय की, ना छोटे की, ना बड़े की, ना मैटर की, ना एनर्जी की, किसी चीज की मोहताज नहीं है, जो अपने आप में स्वतंत्र है। और जब आप उस लेवल पर जाते हो तो आपकी और उसकी एक फ्रीक्वेंसी हो जाती है। आप भी उसी लेवल पर वाइब्रेट कर रहे होते हो जिस लेवल पर वो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल में वो एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। लेकिन माया ने हमको शरीर के जाल में इतना बांध रखा है कि हम शरीर से परे अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं ये दावा करता हूं कि जैसे क्वांटम साइंसेज और डिस्कवरीज करती जाएंगी तो एक्चुअल में ये जा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही रहा है। जो चीजें सब स्पिरिचुअल लोग, स्पिरिचुअलिटी बात करती है जिस चीज की, क्वांटम साइंस आज वहीं जा रही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उस एक छोटे से एनर्जी के कण में हुई सारी घटनाओं को इस पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए काफी बताती है।
और वही आज क्वांटम साइंस भी बोल रहा है, वही हमने बोला अहम ब्रह्मास्मि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और आज क्वांटम साइंस भी यही बोल रहा है कि वो एक एनर्जी का जो छोटा सा कण था, उसी के विस्फोट से ये सारा ब्रह्मांड रचा गया, एक कण से पूरा ब्रह्मांड बना। तो अगर हम उस सूक्ष्मतम स्तर पर जा पाए, जिस जो कि ध्यान में ही संभव है, तो हम किसी भी प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं और जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हैं। जी, तो मैं वही जानना चाह रही थी कि हम ध्यान में उस सूक्ष्म स्तर तक जाएँ कैसे? क्योंकि बहुत से लोगों का यही रहता है कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो सारे काम याद आने शुरू हो जाते हैं, सारे थॉट्स आते हैं, जितनी भी पुरानी बातें दबी पड़ी थी वो सब याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम उसी ऊपर की लेवल पर ही रह जाते हैं, तो हम उस डीप डाउन उस लेवल तक पहुँचेंगे कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इसीलिए सबसे पहली जरूरत ये होती है कि मेरी चेतना ये पुकारे कि मुझे ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान एक अवस्था है जिसमें जाया जाता है। अगर मैं वो करना चाह रहा हूं और फिर मेरे पास 50 तरह की बाउंड्रीज भी हैं, तो मैं ध्यान कभी कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इसीलिए तो आप सोचो, बड़ा साइंटिफिक चीज थी कि क्यों लोग योगी हो जाते थे, क्यों हिमालय पर चले जाते थे। गौतम बुद्ध पत्नी और बच्चे को छोड़ करके क्यों चले गए? क्योंकि अगर वो कहते कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं, क्या वो जाने देती? तो हमारे पास इस तरह के 500 तरह की चीजें हैं जो हमको उस ध्यान से भटकाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एकांत चाहिए है, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, जहां पर एक एक मैं अक्सर ये बात बड़ा मेरे को प्रभावित करती थी। आचार्य रजनीश ने ये एक बात बोली थी। किसी ने उनसे पूछा कि तुम, मतलब ये अमीर अमीर लोग तुम्हारे पास आते हैं ये सब, उन्होंने एक बात बोली, लोग आज इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, कई जो इसको समझ नहीं पाते। उन्होंने बोला, मैं गरीबों का गुरु नहीं हूं। यहां वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे गरीब या अमीर से। यहां वो मैस्लो के हायरार्की प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे, जैसे मैस्लो बोलता है कि सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आप किसी मजदूर को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपनी कल की, जिसको पैसे नहीं है जिसके पास, आप उसको बोलो कि आओ बैठो, बैठ करके ध्यान करो, तो क्या वो ध्यान करेगा? चाहे जिंदगी में कोई दिक्कत हो, बीमारी हो, कुछ भी, वो कहेगा पहले मुझे पैसे कमाने हैं। तो सबसे पहली चीज कि क्या मेरा रोटी, कपड़ा, मकान फुलफिल्ड है? इसीलिए आप देखो, जितने भी महापुरुष हुए वो सब मतलब बड़े घरों से हुए जहां पर सब कुछ था। तो जब व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसका ध्यान भटकाने के लिए वो चीजें डे टू डे लाइफ में वो सबसे इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं, कि सबसे पहले मुझे रोटी चाहिए, मेरे बच्चों की फीस चाहिए, मुझे घर का रेंट चाहिए, मुझे गाड़ी की ईएमआई चाहिए, तो ये सब चीजें एक बाधा बनती हैं इंसान में। इसीलिए सबसे पहले तो इन सब चीजों से दूर जाया जाए। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा, इसीलिए आप देखो, वो काम जो आप घर में बैठे 50 दिन भी लगकर नहीं कर पाते हो, 10 दिन के विपस्सना के कैंप में हो जाता है। हमारे पास लोग आते हैं नो दाई सेल्फ में, 6-7 दिन के अंदर वो उस चेतना की अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो बोलते हैं कि मैं पिछले 15 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं और मैं ये यहां पर नहीं पहुंच पाया हूं। तो सबसे पहले एकांत जगह चाहिए, जहां पर बाहर से, इसमें आपका कसूर नहीं है, बाहर से कोई आके बेल बजा देगा, कोई दरवाजा खटखटा देगा कि उठो ध्यान से, कोई आने वाला है, तो आप कैसे ध्यान करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले एकांत चाहिए। ये एकांत आप चाहो तो डेलिबरेटली अपने घर बताकर, किसी को बताकर ले सकते हो कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं ये प्रोसेस करने वाला हूं। दूसरा, फिर जो माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, विकार आते हैं, ये विकारों को दूर करने का एक सबसे बड़ा रास्ता है ब्रेथ वर्क। कि हम अपनी सांसों को ध्यान में बैठने से पहले एकदम तेज तेज इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तेज तेज इनहेल और एक्सहेल करते हैं, बहुत तेज, इतना तेज कि थोड़ी देर के बाद शरीर कंपित होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगती है शरीर में। और आप देखो, जैसे अभी आप और मैं नॉर्मल सांस ले रहे हैं, इस नॉर्मल सांस में हमारा ध्यान कहीं भी भटक सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चल रही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे तेज तेज सांस लेनी है तो कमांड मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे अपने दिमाग को विचारों से हटाकर सांस पर लाना पड़ेगा। और अगर मैं बहुत तेज तेज करके इनहेल एक्सहेल, नोज से इनहेल माउथ से एक्सहेल, नोज से इनहेल, या नोज से इनहेल नोज से एक्सहेल, अगर मैं बहुत देर तक 5 मिनट तक ये प्रक्रिया करता हूं, तो इन 5 मिनटों में मैंने अपना और संसार का जो सेतु था वो काट दिया। जो कनेक्शन, जो थॉट्स मुझे प्रभावित कर सकते थे, मैंने उनको रोक दिया। और अब 5 मिनट के बाद मैं एक ऐसी अवस्था पर हूं जहां पर मैं सिर्फ उन सांसों की वाइब्रेशन से स्पंदित हो रहा हूं। अब सही समय है कि आराम से बैठ जाओ और वो तेज तेज सांस लेने से आपके शरीर में जो भी वाइब्रेशन हो रही है, जो भी स्पंदन हो रहा है, उसको देखने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे, तो एक प्रोसेस है। तो इस धीरे धीरे से देखने के प्रोसेस में फिर आप उस ध्यान की अवस्था में बैठते हो। और फिर ध्यान का सबसे अच्छा मार्ग यह है कि जो आपकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, अब वो धीरे हो चुकी हैं, उस आती जाती सांस पर ध्यान दो। और सांस पर ध्यान देने के बाद भी आपका दिमाग इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहीं के विचार आएंगे। तो यहां पर एक और कैच ये आता है, की आती है, कि उन विचारों के साथ आपने जुड़ना नहीं है। जैसे नदी में पानी बह रहा है
और आप उस पानी को देख रहे हो, पानी को देखा, आया और चला गया। ऐसे ही विचार आए, विचार को देखो, हाँ देख लिया, पता लगा, अब उसके साथ इंटरमिंगल मत करो, अब उसके साथ उसको रूमिनेट मत करने लग कि हाँ यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, पता नहीं कैसे होगा, ये कमर में बहुत दर्द हो रहा है, उठूंगा कैसे, बैठूंगा कैसे। उनके साथ जुड़ो मत, वो आया उसको जाने दो और नए विचार को चाहे आने दो, इसमें कोई गलती नहीं है। लोगों को लगता है विचारों को रोकना है। जैसे ही आपने विचारों से लड़ने का प्रयास किया, वैसे ही आप ध्यान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं कि विचार आएंगे और चले जाएंगे, बहते पानी की तरह जाने दो। थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद आप देखोगे कि अब विचारों की आने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, या पानी लगातार बह रहा है लेकिन आपकी उस पर रुकने की फ्रीक्वेंसी, ध्यान देने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। जब ये अवस्था आए तो आप एक ऐसी स्टेट में पहुंचते हो जहां आप वो बिना विचारों के एक ध्यान को अनुभव करोगे, जहां आप देखोगे कि अब विचार नहीं आ रहे, केवल सांसें हैं, सांसों का आना है, सांसों का जाना है। और फिर जब आप उसके साथ जुड़ते हो धीरे धीरे, तो फिर आप वो अशरीरी अनुभव, जिसको बॉडीलेस एक्सपीरियंस बोलते हैं, फिर धीरे धीरे आपको वो अनुभव होता है। लेकिन इसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा नहीं लगेगा, इसमें कई दिन का प्रयास लगेगा। इसीलिए क्योंकि लोगों के पास आज पेशेंस बहुत कम हो चुका है, 15 मिनट में लगता है विचार बहुत आ रहे हैं, दोबारा कभी ध्यान नहीं करते। लेकिन आप देखो जीवन की हर एक प्रक्रिया में हमने क्या किया है, हमने पेशेंस से उसको रेगुलरली प्रैक्टिस किया है। हम चल नहीं पाते थे, हमने गिरे, घुटनों के बल चले लगातार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर जाकर हमारे पांव चलने शुरू हुए। हमें जूते का तस्मा नहीं बांधना आता था, हमें बोलना नहीं आता था, एक एक शब्द जोड़ा, और धीरे धीरे करके आज हम पता नहीं कितने बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं। तो प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा और पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। और आपकी इंटेंशन अगर सही है तो आप जरूर इस मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल सही बात है। इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप किस इंटेंशन से जा रहे हो। तो अब इंटेंशन से जो आपने रास्ता बताया है कि इंटेंशन सही रखकर जैसे पहुँचेंगे, उस लेवल पर पहुँच गए जो बॉडीलेस एक्सपीरियंस है, और हम जहाँ पे आपने कहा कि जहाँ से रियल हीलिंग शुरू होती है, तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या करना है? कि क्या हमें कुछ अफ़र्म करना है, विज़ुअलाइज़ करना है? तो हीलिंग कैसे वहाँ पे होनी शुरू होगी? बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है। मैं इसको ना एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क में आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम इन 3 स्टेप फ्रेमवर्क में सबसे पहला पॉइंट है क्वांटम साइंस और साइंसेस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल कि एवरीथिंग इज एनर्जी, जो कि आज स्पिरिचुअलिटी नहीं, आज इसको साइंस भी मानती है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर सब कुछ एनर्जी है तो एनर्जी का सूक्ष्मतम लेवल, जिसको हमने क्वांटम बोला है, क्वांटा इज द पैकेट और वो पैकेट्स को हमने क्वांटम बोला है, उस क्वांटम पर हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है। तो यानी मेरी जिंदगी में मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे मनोमय और प्राणमय कोश में जो वाइब्रेट कर रहा है उसका परिणाम है। मनोमय कोश बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि उस मनोमय कोश में मेरा मन और मेरा अहंकार आता है। तो अगर मैं एक ऐसी अवस्था को देखूं जहां पर मेरे जो मन के अंदर विचार चल रहे हैं, जो मेरी मन में जो भी चीजें मैं जिंदगी में चाहता हूं वो सब कुछ चल रही हैं, तो एक्चुअल में जब मैं ध्यान से उठूंगा तो मैंने उन चीजों से इसको डायरेक्ट किया है। इसको समझाता हूं। पहला पॉइंट, एवरीथिंग इज एनर्जी। दूसरा पॉइंट, कॉन्शियसनेस डायरेक्ट्स एनर्जी। एनर्जी अपने आप काम नहीं करती है। हमारे आसपास भी अनेकों तरह की एनर्जीज हैं, लेकिन क्या वो हमें प्रभावित कर रही हैं? नहीं कर रही। अगर आपकी इंटेंशन ना हो जब तक, तब तक वो एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। तो हुआ क्या यहां पर, जो कॉन्शियसनेस है, विच इज द रूट ऑफ एवरीथिंग, कॉन्शियसनेस से ही हम सब कुछ बने हैं। उस कॉन्शियसनेस का ये आवरण है पंचकोश, ये बॉडी तक उस कॉन्शियसनेस को इन्होंने ढक रखा है। तो अगर हम कॉन्शियसनेस को समझें तो वो एनर्जी को डायरेक्ट कर सकती है। तो यानी ध्यान में बैठने से पहले मेरी जो चेतना थी उसकी अवस्था क्या थी, इसको समझने के लिए हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है अटेंशन प्लस इंटेंशन इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिटेशन। यानी उस ध्यान से पहले मेरी इंटेंशन क्या थी, मेरी नीयत क्या थी। अब लोगों को लगेगा कि मेडिटेशन में बैठने से 5 मिनट पहले मैं ये नियत करूंगा कि मुझे मेरा पूरा शरीर ठीक हो जाए। नहीं, वो इंटेंशन जो है वो कलेक्टिव है, पिछले पूरे समय का कलेक्शन है। कल आपकी इंटेंशन क्या थी, परसों आपकी इंटेंशन क्या थी। तो इसलिए मेरी जो इंटेंशन है, जब उस इंटेंशन पर मैं अटेंशन पे करता हूं तो वो एनर्जी के थ्रू कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट करती है। यानी मैंने ये अपने अंदर धारणा की कि मेरे शरीर में, मान लो यहां पर हार्ट में कोई दिक्कत है, और मैंने ये धारणा की, ये देखा कि मेरा दिल बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। ये मेरी इंटेंशन है।
अब इस इंटेंशन के थ्रू मैं अटेंशन पे करूंगा उस ध्यान में अपने बॉडी के इस पार्ट पर। मुझे इसको बार बार अफर्म करने की जरूरत नहीं है कि आई एम हेल्दी, मेरा हार्ट ठीक हो गया, आई एम रिच, आई एम ये, आई एम वो। ये करने की जरूरत, क्योंकि ये करने से तो मैं उस कॉन्शियसनेस से वापस आ गया। मैं वो जो चेतना के उस गहनतम स्तर पर था, मैं वहां पर वापस आ गया। नहीं, ये यूनिवर्स, ये एनर्जी जानती है, क्वांटम फील्ड, ये जो पूरी हमारे चारों तरफ है, जो इंफॉर्मेशन का भंडार है, जिसमें प्रोबेबिलिटीज ही प्रोबेबिलिटीज हैं, यहां पर हमने एक और प्रोबेबिलिटी छोड़ी कि मेरा दिल स्वस्थ है। अब अगर हम वापस आए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसको हमने ऑब्जर्वर इफेक्ट भी बोला है, तो हर चीज एनर्जी है और ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करके एनर्जी को मैटर में कोलैप्स कर देता है। किस चीज को कोलैप्स करता है? पॉसिबिलिटीज को, जो संभावना है सिर्फ उसी को कोलैप्स करता है। तो अगर मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा क्वांटम फील्ड किस चीज से बना है, ये दो चीजों से बना है, एक एनर्जी और दूसरा पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। तो जो मैं सोचता हूं मेरे जीवन की वो संभावना है। जैसे हो सकता है मैं ज्यादा पैसे ना कमा पाऊं, ये मैंने एक संभावना ब्रह्मांड में छोड़ दी। हो सकता है मैं करोड़ों रुपए कमा लूं, ये एक संभावना मैंने ब्रह्मांड में छोड़ दी। तो मैंने क्या प्रोबेबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी मैंने छोड़ी उस ध्यान से पहले या अपने पूरे समय में, तो मेरी एनर्जी कॉन्शियसनेस के थ्रू उस प्रोबेबिलिटी को अटेंशन से ढूंढेगी। बहुत टिपिकल है, लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान दिया तो यह चमत्कारी हो सकता है। मेरे पास 10 प्रोबेबिलिटीज हैं, मेरे जीवन में मैं आगे क्या बनूंगा, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, करोड़ों करोड़ों। वो पॉसिबिलिटी को, वो प्रोबेबिलिटी को कौन कोलैप्स करेगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किसके थ्रू कोलैप्स करेगा? कॉन्शियसनेस के थ्रू। उसका टूल क्या होगा? अटेंशन। और अटेंशन किसकी बात मानेगी? इंटेंशन की। मैं जिंदगी में जो पाना चाहता हूं उस पर मेरा अटेंशन तो है, लेकिन मेरी नीयत नहीं है। हमारे पंजाबी में एक बात बोलते हैं, कहा मोड़ना नहीं, डका तोड़ना नहीं। यानी कहना मानना नहीं है, मतलब कहते रहो जो करना है। तो मेरी अटेंशन तो है, मैं चाहता तो हूं वो करना, लेकिन मेरी इंटेंशन, मेरी नीयत नहीं है कुछ भी करने की। तो मेरी इंटेंशन पर मेरी अटेंशन उस कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट करेगी कि वो उस एनर्जी को मैटर में कोलैप्स करे। ये विचार कि मेरा हृदय ठीक हो जाए, ये एक एनर्जी है, ये विचार रूप में है। इस विचार को यथार्थ कौन करेगा? मेरी कॉन्शियसनेस। जहां पर मैं ध्यान लगाऊंगा उसको फ्यूल कौन देगा? अटेंशन और इंटेंशन। तो अगर मैं ये धारणा करता हूं कि मैं एक ध्यान में बैठा हूं और मेरा पूरा शरीर अब स्वस्थ होने वाला है, इसीलिए आप देखो मैंने यूट्यूब पर या हमारे रिट्रीट्स में भी, इवेंट्स में भी, हम बहुत सारी विजुअलाइजेशंस लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। चमत्कारी रूप से लोग हील होते हैं। चमत्कारी रूप से कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो जो दिक्कत, जो बीमारी, जो कुछ था, वो शरीर के अंदर से कहीं, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, समय ले सकता हूं ना मैं थोड़ा सा? मान लो मेरे शरीर पर यहां पर कोई कट लगता है, मैंने ये कट लगाया, तो ये कट किस पर लगा? मेरी बॉडी पर, मेरे अन्नमय कोश पर। मुझे इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, मुझे दवाई चाहिए, मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे सर्जरी चाहिए कि कोई मेरा ये कट जो है सील कर दे या कुछ बंद कर दे। अगर मेरी स्किन पर एक्जिमा हो रखा है, क्या मैंने बाहर से कोई एसिड डाला एक्जिमा करने के लिए, सोराइसिस करने के लिए, स्किन पर घाव करने के लिए कोई बाहर से एसिड डाला? नहीं। कहां से आया? अंदर से, अंदर की लेयर से आया है। पेड़ के ऊपर फल पत्तों पर दिख तो रहा है, लेकिन उसका सब कुछ न्यूट्रिशन उसकी रूट से आया है। ठीक इसी तरह ये जो एक्जिमा है, ये रूट से आया है। और तैत्तिरीय उपनिषद और तत्व ज्ञान क्या बोल रहा है कि ये रूट्स, अंतरतम रूट कहां कहां पर है? मेरे फिजिकल बॉडी, जो अन्नमय कोश है, इसके बाद प्राणमय कोश, यानी इलेक्ट्रिक वाइटल एनर्जी जो फ्लो कर रही है उसको बैलेंस करना, उसके बाद मनोमय कोश, यानी जो विचार चल रहे हैं उनको बैलेंस करना। तो जो विजुअलाइजेशंस हम प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर हम डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि आप ये महसूस करो कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। आप देख रहे हो कि आपके शरीर में बिल्कुल व्हाइट लाइट जो है फ्लो कर रही है, आप बिल्कुल हेल्दी हो। और उस समय पर जब इंसान वो अटेंशन पे कर रहा होता है और उसकी इंटेंशन होती है, तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो एक्चुअल में उसके शरीर को ही नहीं, उसके पूरे जीवन को बदल देती है। मैनिफेस्टेशन कोई विशफुल थिंकिंग नहीं होती,
बल्कि ये वो विद्या है जो उपनिषदों ने चेतना के स्तर को समझाने के लिए हमें हजारों साल पहले दे दी थी, और आज मॉडर्न क्वांटम साइंस उसको डिस्कवर कर रही है कि कैसे हम अपनी इंटेंशन, अपनी अवेयरनेस और अपने प्राण को बदल के, अपने आंतरिक स्तर पर अपने जीवन को बदल के अपने जीवन को बाहर से पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जिसके लिए अगर हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन को समझना चाहते हैं तो अद्वैत और उपनिषदों के उन रहस्यों को समझना पड़ेगा जो वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही ज्ञान, सही विद्या हमें सिखाते थे। जिसके लिए मैं एक लाइव सेशन करता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि महसूस करके उतार भी सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्वांटम मैनिफेस्टेशन। अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपने बात कही है और इसमें इतना अच्छा मुझे ये ना एक मतलब समझ में आया कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है कि मतलब हम उस लेवल पर जा सकते हैं और खुद से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। एक जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जब हम बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की करते हैं, उसमें भी यही कहते हैं कि हम हील कर सकते हैं, जो भी पाना चाहते हैं पा सकते हैं, और उसमें हम कहते हैं हम ब्रह्मांड से मांगे। आपने कहा क्वांटम हीलिंग से भी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए अपने अंदर उतरना है। तो क्या तरीका सही है? तरीके दोनों एक ही हैं। जो ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड अंदर है। अगर मैं एक घड़ा लेकर के उसमें पानी भर दूं और उस पानी से भरे हुए घड़े को मैं समंदर में डुबा दूं, तो अब मुझे बताओ कि घड़े के अंदर पानी है, घड़े के बाहर? तो जो हमारा सूक्ष्मतम स्तर है वही ब्रह्मांड है, वो उसी ब्रह्मांड का एक अंश है। जैसे हम, इसीलिए हम ऐसे नहीं बोलते कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही कॉन्शियस, मैं ही वो चेतना हूं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो उस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। तो अगर मैं वहां बाहर बैठे भगवान की पूजा करता हूं या मैं अपने अंदर बैठे भगवान की पूजा करता हूं, बात एक ही हो गई, क्योंकि जो घड़े के अंदर है वही घड़े के बाहर है। अगर मैं अपने उस सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर काम करता हूं तो भी मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूं, और अगर मैं ब्रह्मांड से डायरेक्ट बात कर रहा हूं तो भी मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट दैट इंटेंशन, कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन पत्थर में भगवान दिखा देती है, नियत क्या थी आपकी, और आपका ध्यान, आपका अटेंशन उसको डायरेक्ट करता है उस कॉन्शियसनेस के थ्रू। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब आपने बात की तो दूसरा मेरा यहां पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कुछ चाह रहे होते हैं। ये चाहना गलत है, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज चाहता हूं तो चाहने का क्योंकि हम जब क्वांटम साइंस की या हम सूक्ष्मतम स्तर पर एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं ना, वहां पर एक बहुत बड़ा रोल उन इमोशंस का आता है जो मेरे मनोमय कोश से मेरी बॉडी में रिफ्लेक्ट या पूरे ब्रह्मांड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि इमोशंस को आज तो हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम से हम पकड़ पा रहे हैं, हम उनकी वेवलेंथ तक को पकड़ पा रहे हैं, हम उनके पूरे पूरे सिग्नल्स को पकड़ पा रहे हैं। और आज ऐसे डिवाइसेस हैं, अभी एक कंपनी जो है टोयोटा, शायद एक ऐसी व्हील चेयर के ऊपर काम कर रही है जहां पर एक जो पैरालिटिक इंसान है वो उस व्हील चेयर के ऊपर बैठेगा और वो सोचेगा व्हील चेयर लेफ्ट, वो सोचेगा व्हील चेयर राइट। अगर किसी को सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा हो तो आज भी ऐसे टॉयज अवेलेबल हैं, क्वाड कॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं, जिसकी स्ट्रिप माथे पर यहां लगा दी जाती है। हो सके तो उसका वीडियो आप यहां पर डालना। स्ट्रिप यहां लगा दी जाती है और आप बैठे बैठे सोचते हैं और वो जो ड्रोन है वो लेफ्ट हो जाता है, आप सोचते हैं राइट, वो ड्रोन राइट हो जाता है। वो आपके ब्रेन के सिग्नल्स को पढ़ रहा है, और ये कोई आज ऑकल्ट नहीं है, साइंस इसको पढ़ रही है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि मैं कोई चीज चाहता हूं, तो चाहने से सबसे पहला इमोशन मेरे पास क्या आता है कि मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास कमी है, और जो मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट भी नहीं हूं, तभी मैं आगे चाहता हूं, और मुझे डर है कि कल को मुझे ये ना मिला तो क्या होगा। तो जहां पर हम ये बात करते हैं ना कि मैं चाहता हूं, चाहना नहीं है, होना है। चाहना एक इल्यूजन है, होना यथार्थ सत्य है। क्योंकि जब मैं होने के मोड में आ जाता हूं, जब हम, अब अगर हम साइंस को बड़े गहरे से देखें ना, तो वो आज ये प्रूव कर रही है टाइम डायलेशन और बहुत से और कॉन्सेप्ट के थ्रू कि ग्रेविटी के कारण हम इन सब चीजों को अनुभव कर पा रहे हैं। ग्रेविटी नहीं है तो टाइम भी बदल जाता है, टाइम भी कम या ज्यादा हो जाता है, टाइम भी डायलेट हो जाता है। और ऐसा हमने इंटरस्टेलर और बहुत सी मूवीज में देखा कि वो स्पेसशिप में बैठ करके कहीं और गए, 7 दिन उन्होंने वहां बिताए, वापस आए तो धरती पर 70 साल बीत चुके थे। क्योंकि जहां पर वो गए वहां पर ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समय जो था वो बहुत धीमा हो गया। तो जब समय धीमा हो सकता है, इसका मतलब समय है ही नहीं। और ये तो 3D कॉन्सेप्ट में हमें साइंस टाइम और स्पेस पढ़ाता है, लेकिन अगर हम हायर डायमेंशंस में जाएं तो वहां टाइम और स्पेस है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर टाइम और स्पेस नहीं है तो सब कुछ जो है वो अभी है।
तो मुझे यूनिवर्स को अगर ये कमांड देनी है कि मैं कल को स्वस्थ हो जाऊंगा, तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। मैं कहूंगा मैं चाहता हूं कि मैं कल को स्वस्थ हो जाऊं, तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। किसको तथास्तु बोला है? चाहने को, क्रिया को। और चाहते रहो, फिर चाहते रहो। इसलिए कई लोग पा भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते रहते हैं, उस जर्नी पर चलते जा रहे हैं और पा ही नहीं पा रहे हैं, पाने के बावजूद भी नहीं पाया, क्योंकि चलते रहे। तो मुझे चाहना नहीं है, मुझे हो जाना है। या मैं उसको भविष्य में नहीं, उसको प्रेजेंट में देखूंगा कि मैं बैठा हूं और मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। लेकिन ये काम अगर मैं खुद करूंगा, तो फिर तो मैं सबकॉन्शियस लेवल पर उन गहरे सूक्ष्मतम स्तरों पर, प्याज के गहरे नीचे के लेयर्स पर जा ही नहीं पाया। तो ये काम मुझे जब कोई करवाता है, मुझे कोई डायरेक्ट करता है, इसीलिए जो हम विजुअलाइजेशंस लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं, मेडिटेशंस लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तक कर लेते हैं, इतने गहरे चले जाते हैं। और इनफैक्ट यूट्यूब पर ही मैंने 2-3 ऐसे विजुअलाइजेशंस अपलोड किए हुए हैं, उनके कमेंट्स कभी लाखों लोगों ने देखे हैं। कमेंट्स देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने किया, मैं तो एक माध्यम बनाऊं, कहीं से एनर्जी आ रही है मेरे मुंह के थ्रू बुलवा देती है। लेकिन लोग जो उसको अनुभव करते हैं, चमत्कार होता है उनके जीवन में। और खुद वो लोग जो ये मानते नहीं थे कि ऐसा कभी हो सकता है, उसको प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग कहते हैं कि जी मेरा जीवन बदल गया। सिर्फ हेल्थ नहीं, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, नेम, फिर हर एक चीज में मैंने अपनी जिंदगी को बदला। तो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है इस फ्रेमवर्क को। सिर्फ जरूरत है कि हम उस कमांड को ले पाएं, हम उस स्तर पर जा पाएं। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं, तो ध्यान में बैठने से पहले एक इंटेंशन को सेट कीजिए, पूरा ध्यान में बैठिए, और एक ऐसी अवस्था में जब आप पहुंच जाएं कि आप उस ध्यान के गहरे सूक्ष्मतम स्तर पर हों, तो अपने आप को कंप्लीट सरेंडर में छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए उस यूनिवर्स को, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। उसने आपकी इंटेंशन को थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो आपको अपने आप वो देने लग जाएगा जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि वो जानता है कि अब बोला ना कि आप वो जानता है कि आप किस इंटेंशन के साथ गए थे। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही थी कि जब हम उस लेवल पर जाते हैं ना कि हम सूक्ष्म लेवल पर पहुँच गए। अब सूक्ष्म लेवल पर जाकर वो जो मेमोरी है, जिसको कि हम हील करना चाहते हैं, वो मेमोरी भी सामने आएगी एकदम से। तो जब हम हमको कोई गाइड कर रहा है उस टाइम पे तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएँगे। लेकिन जो कोई पर्सन अपने आप उस लेवल तक पहुँच रहा है, उस टाइम उस वो मेमोरी के साथ कैसे फाइट करेगा या उस मेमोरी तक पहुँच के उस मेमोरी से ऊपर चढ़ के कैसे हीलिंग पे काम करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हमारे माइंड की अलग-अलग ब्रेन वेव्स हैं, अलग-अलग स्टेट्स हैं। हमारे माइंड की एक ऐसी स्टेट है जिसको हमने थीटा और डेल्टा बोला है। जब हम थीटा और डेल्टा में एंटर करते हैं, तो न कोई मेमोरी है, न कोई शरीर है, न कोई समय है, न कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए, तो हमारी इंटेंशन, जो कि कॉन्शियसनेस को हमने डायरेक्ट किया था एनर्जी को प्रवाहित करने के लिए, वो इंटेंशन अपने आप काम करेगी। लेकिन अगर हम गाइडेड विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो वहां पर हम थीटा और डेल्टा की स्टेट में नहीं पहुंचते। वहां पर हम अल्फा और लोअर अल्फा की स्टेट में जाते हैं, जहां पर हम लगातार किसी कमांड को सुनने में अपने आप को इंडल्ज रखे हुए हैं। तो अगर हमें मनोमय कोश से, अपनी कोई मेमोरी से, पास्ट की पेनफुल मेमोरी है, कोई हमारे साथ बचपन में कुछ गलत हुआ या कुछ भी ऐसा, क्योंकि विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेडिटेट जब हम करते हैं, मेडिटेशन में हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन विजुअलाइजेशन में हमें लगातार कमांड मिलती रहती है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी हिप्नोटिक स्टेट है जहां पर मैं सब कुछ भूल गया हूं, लेकिन कोई और चीज, कोई कमांड, कोई व्यक्ति, कोई मुझे गाइड कर रहा है। इसीलिए इनको गाइडेड विजुअलाइजेशन बोला जाता है। तो अगर मैं गाइडेड विजुअलाइजेशन कर रहा हूं, तो विजुअलाइजेशन करवाने वाला ये जानता है कि उसको क्या क्या कमांड्स देनी है, जैसा आपने बोला। लेकिन अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूं, तो मैं कभी भी ऐसे स्तर पर नहीं जाऊंगा जहां पर मैं उन मेमोरीज को रिकॉल करूं। अगर मैं रिकॉल कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं मेडिटेशन में उतरा ही नहीं हूं, मैं उस अवस्था के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाया हूं। मेडिटेशन का मतलब है कुछ नहीं, विचार शून्य। और मेमोरी एक विचार है, वहां से कुछ भी निकलना एक विचार है। तो अगर मैं गहरी मेडिटेशन की अवस्था में हूं, तो मेरे पास विचार नहीं आएंगे, बल्कि मेरी इंटेंशन उस कॉन्शियसनेस के साथ मिलकर एनर्जी को प्रवाह करके मेरे लिए काम करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बोली, जो डिफ़रेंस आपने बताया विज़ुअलाइज़ेशन और मेडिटेशन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेडिटेशन में बैठे-बैठे ही ऐसा लगता है कि हम कुछ विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं। तो आपने कहा कि वहाँ विचार शून्य ही हो जाएँगे हम। अभी हम नहीं हो रहे हैं तो मतलब उस स्टेज पे नहीं पहुँचे। एक चीज़ और जो मैं जानना चाह रही थी वो ये कि जो आपने कहा कि हम सूक्ष्म लेवल पे पहुँचते हैं और वहाँ जाकर वो जो हीलिंग होनी होती है वो स्टार्ट होती है। वो कैसे होती है? मतलब क्या प्रोसेस रहता है कि कुछ सेलुलर लेवल पे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं जब वो हीलिंग होती है, या फिर वो हमारे सबकॉन्शियस की कुछ रीप्रोग्रामिंग हो जाती है जिससे वो चीज़ें होती हैं? मतलब एक्चुअली जो आपने कहा कि बीमारियाँ भी ठीक हो सकती हैं उस लेवल पे जाके, तो वो होंगी कैसे?
देखो, आपका माइंड जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, आपकी बॉडी जो है ये एक हार्डवेयर है, और ये जो क्वांटम फील्ड है ये वाईफाई है जो उस सॉफ्टवेयर को उस हार्डवेयर से कनेक्ट कर रहा है। ये एक नेटवर्क देने का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर में कमी के कारण हार्डवेयर क्रैश कर जाता है और मैं हार्डवेयर को ही ठीक करता रहता हूं, तो क्या मैं हार्डवेयर को ठीक कर पाऊंगा? नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर के ऊपर जाकर के काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं सूक्ष्मतम स्तर की बात करूं, तो जो मेरा सूक्ष्मतम स्तर है वो क्या है? मेरा बिल्कुल टाइनीएस्ट पार्टिकल जो चीज है वो क्या है? वो एनर्जी है। तो अगर मुझे इस शरीर को भी ठीक करना है, या इस शरीर की दूसरी लेयर प्राणमय कोश जिसमें वाइटल एनर्जी फ्लो कर रही है, या तीसरी लेयर मनोमय कोश जिसमें मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा मन फ्लो कर रहा है, इन सबको अगर ठीक करना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? सूक्ष्मतम लेवल पर। वो क्या है? एनर्जी। और सूक्ष्मतम लेवल पर आप भी एनर्जी हो, मैं भी, लेकिन मैं आपको एनर्जी के फॉर्म में देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये जो पंच इंद्रियां हैं, मेरी आंखें जो हैं, मेरे कान जो हैं, इन सबके पास ये एबिलिटी नहीं है कि मैं आपको एनर्जी के फॉर्म में देख सकूं। सब कुछ यहां वाइब्रेट कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताया, ऑब्जर्वर इफेक्ट, की सब कुछ एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर आया वो एनर्जी ने मैटर का रूप ले लिया। रूप नहीं लिया, वो एनर्जी अभी भी एनर्जी है, लेकिन ऑब्जर्वर उसको मैटर की तरह देख रहा है। तो अगर मैं आपको या आप मुझे मैटर की तरह देख रहे हैं, तो ये इसका मतलब नहीं है कि मैं मैटर हूं, मैं शरीर हूं। इसका मतलब सूक्ष्मतम स्तर पर तो मैं एनर्जी ही हूं। उसके लिए मुझे एक यात्रा करनी पड़ेगी कि कैसे। सबसे पहली लेयर कौन सी हटानी पड़ेगी? अन्नमय कोश, कि मैं शरीर से परे निकलूं। दूसरी लेयर कौन सी हटानी पड़ेगी? प्राणमय कोश, कि वो जो वाइटल फोर्स मेरे पास प्रवाहित हो रही है मैं उसको कॉन्कर करूं। तीसरा मनोमय कोश, की विचार, भावनाएं, ये सब कुछ शांत हो। तो इस प्रोसेस में जब हम पहले, बिल्कुल इसीलिए गौतम बुद्ध का जो सबसे साइंटिफिक इस दुनिया का ध्यान है अनापान सती योग, की अपनी आती जाती सांसों को देखना। विपस्सना में हम यही करते हैं, अपनी आती जाती सांसों को देखना। हम जब उस स्तर पर बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद शरीर का अनुभव समाप्त हो जाता है, थोड़ी देर के बाद टाइम और स्पेस का अनुभव समाप्त हो जाता है। तो अब जब मेरी पांच इंद्रियां नहीं है, मैं सुन नहीं रहा, मैं देख नहीं रहा, मैं सिर्फ ग्रेविटी बिल्कुल ऐसे लेवल पर हूं जहां पर मैं शरीर का अनुभव नहीं कर रहा, तो मैं किस अवस्था में हूं? मैं उसी एनर्जी की अवस्था में हूं, और उसी एनर्जी ने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है। इसीलिए तो ये क्वांटम साइंस का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि कॉन्शियसनेस डायरेक्ट्स एनर्जी। उस कॉन्शियसनेस ने सब कुछ बनाया। उस कॉन्शियसनेस ने, ये जब जब हम बने तो हमने सब चीज को मैटर के रूप में परसीव किया, लेकिन एक्चुअल में सब चीज वाइब्रेट कर रही है। तो अगर मैं एक ऐसे स्तर पर पहुंचूं जहां पर मैं उस वाइब्रेशनल बीइंग के सबसे नजदीक हूं, मेरी चेतना उस वाइब्रेशनल बीइंग के सबसे नजदीक है, वहां पर जो मेरे पास धारणा हो, मेरे सेल सेल में मेरे पास जो धारणा हो, वो धारणा को मैं इस क्वांटम फील्ड को सौंपता हूं, एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी के रूप में। और फिर मैं उस पर जब अटेंशन पे करता हूं, तो फिर मैं उसको कोलैप्स करने लगता हूं पार्टिकल वेव से मैटर में। तो इसलिए रास्ता यहीं से गुजरता है कि मैं ध्यान में बैठूंगा, या कोई मुझे वो ध्यान करवाएगा जिससे मेरी वो अवस्था है जहां पर मैं उस एनर्जी के लेवल पर पहुंच पाऊं, और वहां से मैं डायरेक्ट कर पाऊं अपनी अटेंशन को, अपनी इंटेंशन को, अपनी धारणा को, जिस कारण मैं शरीर में कुछ भी बदल पाऊं। क्या ये ऐसा है जैसे कि आपने कहा कि एक होता है कि हम चाहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम अपने दिल को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो हम इस लेवल पर पहुंच जाएं कि हमारी धारणा ये हो जाए कि मेरा दिल स्वस्थ है। मेरा दिल स्वस्थ है। अभी आप हुँ, देखो ना, आज ये बोला जा रहा है कि ज्यादातर बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। हुँ, मतलब मैंने यहाँ कट लगाया, कट लग गया, मैंने यहाँ एसिड डाला, जल गया, लेकिन ये एक्जिमा अंदर से उठ के आ रहा है, ये क्या है? सोराइसिस अंदर से उठ के आ रहा है, ये क्या है? ऑब्वियसली मेरे गलत खाने पीने का नतीजा हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि मेरे भाव क्या थे, मेरे विचार क्या थे। ऑटो इम्यून का एक बहुत बड़ा कारण है सप्रेशन ऑफ थॉट्स, सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, कि मैंने अपनी भावनाओं को इतना दबा करके, इतना क्रुद्ध करके रखा कि अब वो मेरे शरीर के सेल सेल में जो है दिख रही है, मैं, क्योंकि वो सप्रेस्ड थी अंदर एनर्जी के लेवल पर। और थॉट, इमोशन और फीलिंग, ये सब कुछ क्या है? ये वाइब्रेशन ही तो है। हम जो थॉट लेते हैं, जो इमोशन मेरे पास आते हैं, आज ईईजी मशीन के थ्रू हम देख सकते हैं कि वो वाइब्रेशन है। पहले ऐसा लगता था, ये क्वांटम फिजिक्स के इवॉल्व होने से पहले, कि सिर्फ दिल ही धड़कता है। ईजी आने के बाद पता चला कि दिमाग भी धड़कता है।
ये भी वाइब्रेट कर रहा है लगातार, और ये वाइब्रेशन किन लेवल्स पर कर रहा है? अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, इन लेवल्स पर। तो अगर मेरे विचार एक वाइब्रेशन है, मेरे विचार एक एनर्जी हैं, तो अगर एक ऐसी अवस्था, मान लो, अब मैं इसको बड़ा ना एक क्लियर करके समझाता हूं ताकि लोगों को समझ में आए। अब मैं यहां से बोल रहा हूं कि तुम्हारा शरीर ठीक हो गया, तुम्हारा शरीर ठीक हो गया, तुम्हारा शरीर ठीक हो गया, तुम्हारा शरीर ठीक हो गया। मैं मैटर टू मैटर काम कर रहा हूं, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो रूट कॉज था वो मैटर में नहीं है, वो एनर्जी में है, विच इज नॉट पॉसिबल। मैं ऊपर से कुछ, आप एक पेड़ पर लगा हुआ सेब काट तो सकता हूं, लेकिन उस सेब के दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी को खत्म नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने जड़ नहीं काटी है। अगर मैं फिजिकली बात कर रहा हूं मैटर टू मैटर, तो मैं रूट कॉज पे हीलिंग नहीं कर सकता। लेकिन आप ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां वेयर देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस, आप उस एनर्जी के सबसे करीब हो। उस एनर्जी के मोड में अगर, और जो अच्छा दूसरी चीज यहां पर ये समझते हैं कि विचार क्या है सूक्ष्मतम स्तर पर? एनर्जी। विचार क्या है? एक वाइब्रेशन। विचारों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और आपके एक एक सेल की एक फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए हमने सेल को आज इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड बोला है, बायो इलेक्ट्रिकल कंपाउंड, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है अपनी। तो अगर मैं उस सूक्ष्मतम स्तर पर पहुंच गया जहां पर मैं भी एनर्जी हूं, और वहां पर मेरे पास एक विचार है जो कि अपने आप में क्या है? एक वाइब्रेशन की चीज है, और अगर उस समय मैं अपने उस एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट में ये चेंजेस लेकर के आता हूं कि मेरा दिल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा दिल जो गड़बड़ है, इसमें बहुत बड़ा रीजन है कि मेरी वहां का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक